हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक कवर करवाने जा रही हूँ वो है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है ये हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। मार्केटिंग के अंदर हम वो सारी एक्टिविटीज़ लेते हैं जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से बहुत पहले शुरू हो जाती है और सेल के बाद भी ये कंटिन्यू रहती है। हमने प्रोडक्शन करने से पहले सोचना है कि हमें बनाना क्या है, क्योंकि आज के एरा में कंपटीशन बढ़ने की वजह से और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट मान के चलते हैं। तो कंज्यूमर के बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत है। कंज्यूमर को रिसर्च करने के बाद ही हम प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करके फिर हम उसको सेल करने के एफर्ट्स करते हैं। मीन्स पहली जो रिक्वायरमेंट होती है हमें प्रोडक्शन के बारे में हमें कंज्यूमर के बारे में देखना है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, मार्केट की डिमांड क्या है और डिमांड के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्शन करना होता है। तो मार्केटिंग प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू हो जाता है और सेल के बाद भी हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, तो ये सेल के बाद भी कॉन्टिन्यूटी में रहता है। आज का जो टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स है। तो मिक्स का मतलब ये मिक्सचर है। मार्केटिंग के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मार्केटिंग के कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो वो सारे मार्केटिंग मिक्स में आते हैं। मार्केटिंग के अंदर कोई अकेली एक्टिविटी नहीं होती है, इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। बहुत सारे वेरिएबल्स का ये कॉम्पोजिशन है, उनका एक कॉम्बिनेशन है जिसके बेस पर ही मार्केट के अंदर हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो मार्केटिंग की जो डिफाइन है, मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स इज द ब्लेंड और द कंपाउंड ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स hovering around the four ingredient namely product, price, promotion and place। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर बहुत सारे मार्केटिंग एफर्ट्स आते हैं, बहुत सारे मार्केटिंग एफर्ट्स का ये कॉम्बिनेशन है। इसमें बेसिकली 4 मेन इंग्रेडिएंट को हम लेके चलते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। तो ये 4 जो मेन एलिमेंट्स है वो हम मार्केटिंग मिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है। इन चारों एलिमेंट्स को प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग देखा गया है। जैसे अगर हम फर्स्ट 4 पीस की बात करें, इनको हम 4 पीस भी बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 पीस हैं, लेकिन अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 4 सीज होते हैं। तो 4 पीस और 4 सीज को हम किस तरह से मैच कर सकते हैं? जैसे अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो बना रहा है वो प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए वो कंज्यूमर की नीड है। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की नीड है। प्राइस की अगर हम बात करें, जो प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसका वो प्राइस चार्ज करता है। तो जो भी चार्ज करेगा उसके लिए वो प्रोड्यूसर के लिए प्राइस है, जिसकी फिक्सेशन वो करता है, जिस पर वो गुड्स को सेल करेगा। और कॉस्ट क्या होती है? उस प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए कंज्यूमर जो भी पे करेगा तो वो उसकी कॉस्ट है। देन प्लेस मतलब जहाँ पर जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जिन गुड्स की ज़रूरत है, जिन सर्विसेज की ज़रूरत है, तो उन प्लेस पर उनको पहुँचाना ये एक प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, प्लेस, एक कंज्यूमर वहीं से गुड्स परचेज करने की कोशिश करेगा जहाँ पर वो कन्वीनियंटली उनको अवेलेबल होंगी। तो अपने कन्वीनियंस को देखता है, जहाँ पर उनको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो उनके मेन तो मकसद यही होता है कि उनको आसानी से वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। प्रमोशन, जो गुड्स एक प्रोड्यूसर ने बना ली हैं तो उसके बारे में उसे कंज्यूमर को बताना होता है और वो कंज्यूमर को बताएगा कैसे? ये सारे प्रमोशनल टूल के थ्रू पॉसिबल होता है, प्रमोशनल एक्टिविटी के थ्रू पॉसिबल होगा। वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और कंज्यूमर को पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है? तो ऐसा कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल होता है। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक प्रोड्यूसर के लिए प्रमोशन है वो एक कंज्यूमर के लिए कम्युनिकेशन है। तो ये 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर के लिए वो कंज्यूमर नीड्स हैं, प्रोड्यूसर का जो प्राइस है कंज्यूमर की वो कॉस्ट है, प्रोड्यूसर के लिए जो प्लेस है वो कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस है और प्रोड्यूसर के लिए जो प्रमोशन है वो कंज्यूमर के लिए कम्युनिकेशन है।
मिलती हैं। प्रोडक्ट्स में जो मेन फोकस होगा मार्केटिंग एफर्ट्स करना है। प्रोडक्ट फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का सम टोटल होता है। जैसे अगर एक कार की हम बात करें, कार फिजिकल फॉर्म में इसमें एक इंजन है, गैसोलाइन है, तो ये सारी चीज़ें तो इसका फिजिकल कंपोनेंट हुआ। अगर एक पर्सन के पास इसको वो चलाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। क्योंकि अगर एक पर्सन उसको ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है, अगर एक पहले फादर कर रहे थे, उसका सन उसको ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है, तो सन को एक साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन उससे मिलती है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, एक सम टोटल होता है कुछ पार्ट्स का, जैसे मटेरियल जो हमने उसका यूज़ किया है उसकी कंस्ट्रक्शन में, और जिस वजह से वो परफॉर्म कर पाता है, इसकी पैकेजिंग है, इसका ब्रांड नेम है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो इनटेंजिबल वेरिएबल भी इसके साथ एसोसिएट होते हैं, जो जुड़े होते हैं, तो वह भी सब प्रोडक्ट के अंदर ही आते हैं, जो प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी के बारे में, उसके इमेज के बारे में बोलते हैं। तो प्रोडक्ट में बहुत एक ऐसा कॉम्पोजिशन होता है कि जो एक फर्म ने सेल के लिए ऑफ़र किया है। तो प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ उसका फिजिकल फॉर्म ही हम इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि इसके अलावा जो भी इसके साथ एट्रीब्यूट्स जुड़े होते हैं, जो इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है या सक्सेस का एक सिंबल माना जाता है, एक रेपो का सिंबल माना जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो प्रोडक्ट के अंदर आते हैं? प्रोडक्ट मिक्स के जो पार्ट है, सबसे पहला प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट रेंज है, फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन होगा, प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, प्रोडक्ट क्वालिटी आती है, प्रोडक्ट की लेबलिंग है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग है, और आफ्टर सेल सर्विसेज को हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट रेंज। तो प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? ये उन प्रोडक्ट का एक ग्रुप होता है जो बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं और एक पर्टिकुलर क्लास की नीड को वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। उनका यूज़ हम एक साथ भी कर सकते हैं और वो एक सेम कंज्यूमर ग्रुप को सेल किए जा सकते हैं। उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम उनको पहुंचा सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट लाइन के अंदर तो एक क्लोजली रिलेटेड गुड्स आती है। जैसे अमूल के प्रोडक्ट है तो अमूल में सारी चीज़ें वो मिल्क से बनी हुई है, अमूल मिल्क है, अमूल चीज़ है, अमूल बटर है, ठीक है, आइसक्रीम्स हैं, तो ये सब के सब अमूल की अलग अलग लाइंस के पार्ट होते हैं। जैसे गोदरेज की अगर हम बात करें तो गोदरेज के बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लाइक सोप्स हैं, डिटर्जेंट हो सकते हैं, फर्नीचर है, मशीन टूल हो सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकते हैं, तो ये सारे उसकी प्रोडक्ट लाइन के पार्ट होते हैं। प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है एक एंटायर रेंज है प्रोडक्ट की जो एक पर्टिकुलर फर्म प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। जैसे कोई भी ऐसी कंपनी जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का है, अगर वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रही है, सोप भी बना रही है, हेयर शैम्पू भी बना रही है, तो उसकी वो सारी प्रोडक्ट लाइन्स के अंदर आता है। और दूसरी बात, अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें, रेंज का मतलब होता है ये किसके बारे में बताती है? डेप्थ ऑफ स्पेशलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ वैरायटीज़ के बेस पर जो उनका स्पेशलाइजेशन है। जैसे अगर सोप का ही है तो सोप भी कितनी तरह के सोप बनाए जाते हैं, अलग अलग फ्रेगरेंसेस में होते हैं, अलग अलग कलर्स में होते हैं, तो उसकी रेंज आती है। पहले हमने लाइन की बात करी कि एक मैन्युफैक्चरर जितने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहा है तो उसकी प्रोडक्ट लाइन होगी, और एक प्रोडक्ट लाइन का जो एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, जो एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट है, उसके फर्दर आगे जो जो डिफरेंट टाइप उनकी बनाई जा रही है, डिफरेंट वैरायटीज़ उनकी बनाई जा रही है, तो वो प्रोडक्ट रेंज में आती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट था, प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट रेंज आती है। फिर सेकंड जो इसमें एलिमेंट आता है, सेकंड जो वेरिएबल आता है वो है प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट का डिज़ाइन कि एक प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम टारगेट कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके। प्रोडक्ट डिज़ाइन को हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मान के चलते हैं अपने गुड्स को सेल करने में। प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर हम क्या लेके चलते हैं? जो उसकी अपीयरेंस होती है, ठीक है, जैसे हमने उसको बनाया, मीन्स उसका कलर है, उसकी जो ब्यूटी है, वो प्रॉपरली डिज़ाइन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी वजह से अगर हम प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं तो उसकी यूटिलिटी को, उसकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा देती है, उसकी सेफ्टी को बढ़ा देती है। एक अच्छा डिज़ाइन अपने कस्टमर को अपील करता है जिससे वो उसको परचेज़ करने का डिसीज़न लेते हैं, तो इससे सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो एक तरह से एडवर्टाइजिंग में भी हेल्प करता है। तो डिज़ाइन गुड्स को सेल करने का एक इम्पॉर्टेंट फीचर हम मान के चलते हैं, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी आइटम हो सकती हैं, कोई ज्वेलरी है,
ऑटोमोबाइल है, कुछ भी ऐसा, जितना अच्छा उसका डिज़ाइन होगा उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होगा। तो जो इसके डिज़ाइंस होते हैं, इसके अंदर हम एक्सटर्नल अपीयरेंस को लेके चलते हैं, जो उसका साइज़ है, जो उसका कलर है, प्रोपोर्शंस हैं, टेक्सचर्स हैं, ऑर्नामेंटेशन हो सकता है, ये सारे जो फीचर्स आते हैं वो सारे एक्सटर्नल अपीयरेंस में आते हैं। इसके अलावा अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, जिसमें पार्ट्स को हमने अरेंज किस तरह से किया है, ठीक है, जिससे वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो उसको यूज़ करना, उसको लेकर जाना, उसको मेंटेन करके रखना। और प्रोडक्ट की कैपेसिटी आती है इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर। देन इसके अलावा मतलब उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा, कौन सी सर्विसेज रिक्वायर्ड होगी बाद में, कॉम्पिटिटर का डिज़ाइन किस तरह का है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो ये प्रोडक्ट डिज़ाइन में आता है। मीन्स एक तो उसकी जो अपनी अपीयरेंस है, और दूसरा जो टूल वगैरह जो पार्ट हमने यूज़ करे उनको किस तरह से अरेंज किया गया है। अरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोडक्ट के डिज़ाइन में, कि हम कैसे, जैसे अगर एक बाइसिकल बन रही है तो बाइसिकल में टायर्स की क्या मतलब कितने साइज़, कितना बड़ा है, छोटा है, ठीक है, हैंडल्स का हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है कि उनको किस तरह से अरेंज किया गया है। तो ये सब प्रोडक्ट डिज़ाइन में आता है। फिर थर्ड आता है प्रोडक्ट पैकेज। तो ये भी प्रोडक्ट मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। प्रोडक्ट पैकेज के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, पैकेज किसी भी प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है। पैकेज कोई भी कंटेनर हो सकता है, कोई भी रैपर हो सकता है, जिसमें हमने प्रोडक्ट को रखना है, जिसमें हमने प्रोडक्ट को पैक करना है। पैकेजिंग के अंदर बेसिकली हम सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट को पैक कर पाते हैं, उनको रैप कर पाते हैं, उनकी हम डिज़ाइनिंग करते हैं। अगर एक अच्छा पैकेज होगा तो प्रोडक्ट को ना केवल वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, रादर कंज्यूमर के लिए भी वो कन्वीनियंट होगा, उसको लेकर जाना, उसको ख़रीदना, उसको संभाल के रखना, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पैकेज प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करता है, उसको फ्रेश रखता है, उसके फ्लेवर को एज इट इज़ रखता है, और इवेपोरेशन का जो लॉस होता है उससे भी उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन से भी उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो पैकेजिंग की वजह से ही पॉसिबल होती हैं। पैकेजिंग से इजीली हैंडलिंग करना हो जाता है, टाइम की सेविंग होती है, सेल करना इजी हो जाता है, और इन्वेंट्री कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है। और यही नहीं, प्रोडक्ट के पैकेजिंग की वजह से अगर एक अच्छा अट्रैक्टिव पैकेट होगा तो उससे उसमें कम्युनिकेशन वैल्यू भी होती है। एक अच्छा पैकेज अपने आप अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, और कंज्यूमर को भी उनको आइडेंटिफाई करने में इजीनेस होती है। मतलब आसानी से, अगर हम कोई ऐसा एक सेम प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो आप किसी शॉप में जाते हो तो आपकी नज़रें एकदम से उस प्रोडक्ट को ढूंढ लेती है, क्योंकि उसका जो पैकेज है, उसका जो डिज़ाइन है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और आप उसके यूज टू हो जाते हो, राइट। तो इससे क्या हुआ कि प्रोडक्ट पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट की क्वालिटी। मार्केटिंग के लिए तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो चुका है। कंपटीशन का टाइम है, तो कंपटीशन के टाइम में अगर हमारा प्रोडक्ट अप टू मार्क नहीं होगा तो हम लॉन्ग रन तक मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनकी जो ग्रेड्स होती हैं, स्टैंडर्ड की जो क्वालिटी हैं, तो उनको हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे स्टैंडर्ड किस तरह के हो सकते हैं, लाइक कलर का है, टेक्सचर का है, फ्लेवर, वेट कितना होगा, फिनिशिंग जो दी जाती है, अपीयरेंस है, साइज़, श्रिंकेज, स्ट्रेंथ हो सकती है, शेप है, मॉइस्चर है, और अदर जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं, तो इन सब के ऊपर डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक बार जब मैन्युफैक्चरर ने क्वालिटी का स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया है तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता है। मतलब उससे अगर वो डाउन जाता है तो लोग उसके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। तो प्रोडक्ट क्वालिटी डिपेंड करती है प्रोडक्ट के डिज़ाइन के ऊपर, इंजीनियरिंग, मटेरियल किस तरह का हमने चूज़ किया है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस क्या है, और पैकेजिंग किस तरह की है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी को भी हमें ध्यान में रखना होता है। फिर आती है प्रोडक्ट लेबलिंग। तो लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग प्रोडक्ट के ऊपर एक रैपर होता है जो प्रोडक्ट के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो प्रोडक्ट लेबल ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, इन्फॉर्मेटिव भी हो सकता है, ग्रेड डेजिग्नेटिंग हो सकता है, या इन सबका एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है।
लेबल्स फिक्स किए जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर और ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। और लेबल के अंदर क्या मेंशन किया जाता है कि प्रोडक्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कितनी क्वांटिटी है इसकी, इसकी क्वालिटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की डेट क्या है, इसके एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो लेबल के ऊपर मेंशन की जाती है। डिस्क्रिप्टिव लेबल वो लेबल होता है जो डिस्क्राइब करता है कि पैकेज के कंटेंट क्या क्या हैं, इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। और अगर एक इन्फॉर्मेटिव लेबल की हम बात करें तो ये प्रोडक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव मटेरियल भी आ सकता है, लेकिन ये यूज़र्स को ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट कैसे बना है और इसका यूज़ कैसे करना है, ताकि बेस्ट रिज़ल्ट को हम का फ़ायदा हम उठा सकें। जैसे अगर हम हेयर कलर की बात करें तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसको यूज़ करने से पहले आपको इसका एक प्रायर टेस्ट करना होगा, फिर ही आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो एक तरह से लेबलिंग है और लेबलिंग ये बता रही है कि इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। तो प्रोडक्ट लेबलिंग एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है प्रोडक्ट मिक्स का। फिर आती है प्रोडक्ट ब्रांडिंग। प्रोडक्ट ब्रांडिंग भी ब्रांड इमेज बेसिकली आज के टाइम में अगर हम अपने कस्टमर में लॉयल्टी को बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर लॉयल रहे तो ब्रांड अच्छा होना ज़रूरी है। हम मतलब आज के टाइम में अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे तो कस्टमर हमेशा उनके स्टैंडर्ड से, उनकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड होते हैं। ब्रांड एक ऐसा सिंबल होता है, एक ऐसा मार्क है, एक ऐसा नेम है जो कम्युनिकेट करता है उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को, मतलब वो बताता है कि प्रोडक्ट क्या है। ब्रांड प्रोडक्ट की इमेज होती है, इसकी क्वालिटी होती है, इसकी वैल्यू को दिखाता है और इसकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। ब्रांड नेम की वजह से हम प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक अच्छा अगर ब्रांड नेम होगा तो कैसा होना चाहिए, ब्रांड नेम मतलब ब्रांड नेम की क्या क्वालिटी है उसको हम इजीली रिमेंबर कर सके, इजीली प्रोनाउंसिएशन उसका इजी हो, उसका यूज़ करना हम मतलब उसके नाम हमें कुछ ना कुछ सजेस्ट करे, उसका क्वालिटी डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, तो और लीगल सैंक्शन होना ज़रूरी है। तो ब्रांड नेम जैसे अमूल है, देन इसके अलावा जो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है और आफ्टर सेल सर्विसेज को हम इंक्लूड करेंगे। इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट आता है मार्केटिंग मिक्स का वो है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स का मतलब क्या है कि हमें जो भी हमने गुड्स को बना लिया है तो हमें उन गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है। प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स क्या हमें बताता है, किसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, फॉर द मैचिंग अरेंजमेंट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, कि जिनकी वजह से हम गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ स्मूथली उनका फ्लो हो सके, तो वो प्लेस मिक्स के पार्ट है। इसमें हम कुछ यूटिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं, जैसे प्लेस यूटिलिटीज़ हैं, टाइम यूटिलिटीज़ हैं और पोजेशन यूटिलिटीज़ हैं। प्लेस का मतलब जिस प्लेस पर जिन गुड्स की रिक्वायरमेंट है उनको उस प्लेस पर अवेलेबल करवाना, जिस टाइम पर जिन गुड्स की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर उनको अवेलेबल करवाना। पोजेशन जिस पर्सन को उन चीज़ों की ज़रूरत है तो उन पर्सन तक उनको अवेलेबल करवाना, मतलब यहाँ पर बेसिकली उस प्लेस पर अवेलेबल करवाने की बात हो रही है जहाँ पर उनकी नीड है, जहाँ पर उनकी डिमांड है। तो प्लेस जैसे अगर शुगर यमुनानगर में बन रही है तो शुगर को अलग अलग एरियाज़ में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये प्लेस में आएगा। टाइम जैसे जो विंटर क्लोथ हैं उनकी डिमांड सिर्फ विंटर में होती है तो विंटर में वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाना, तो ये भी प्लेस मिक्स का पार्ट है। जिन लोग उनकी रिक्वायरमेंट है उन तक पहुँचाना, तो ये भी प्लेस मिक्स में आता है। प्लेस मिक्स के वेरिएबल्स क्या क्या हैं, इनके बेसिकली 4 वेरिएबल है। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद वेयर हाउसिंग आता है, इन्वेंट्री लेवल एंड डाइवर्सिफिकेशन है, फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फर्स्ट जो वेरिएबल है प्लेस मिक्स का वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि जो चीज़ें जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर उनको अवेलेबल करवाना। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं कि जो
जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए वो एफिशिएंट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, कि ईजिली जो चीज़ें जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर वो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम इंक्लूड करते हैं रेलवेज़ हैं, रोडवेज़ हैं, मोटर ट्रक्स हो सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज़ हो सकते हैं, पाइपलाइन हो सकती हैं, रेलवेज़ एक्सप्रेस हो सकते हैं, पोस्ट पार्सल हो सकता है। अब यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि हमें जब भी एक मैन्युफैक्चरर ट्रांसपोर्टेशन को ऑप्ट करेगा तो वो ध्यान में रखेगा कि कॉस्ट क्या है ट्रांसपोर्टेशन की, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर की तरफ और होलसेलर से रिटेलर की तरफ। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है। ट्रांसपोर्टेशन में हम कई तरह के 5 बेसिक ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे FOB है कि फ्री ऑन बोर्ड पॉलिसी। फ्री ऑन बोर्ड पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो बायर है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को पे करेगा। और रैपिड और डिलीवर्ड पॉलिसी, इसका मतलब है जिसमें सेलर पे करता है शिपिंग कॉस्ट को सेलर के पॉइंट से लेकर कंज्यूमर के पॉइंट तक। थर्ड आता है फ्रेट अलाउंस पॉलिसी, जिसमें सेलर जो होता है बायर को ट्रांसपोर्टेशन का कुछ प्रोपोर्शन उसको पे कर देता है, मतलब कुछ पार्ट जो है वो बायर पे करेगा और कुछ सेलर पे करेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन हो सकती है एवरेज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पॉलिसी। इसमें बायर जो होता है वो यूनिफॉर्म चार्ज पे करता है जितने भी शिपमेंट्स होते हैं, मतलब वो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी लोकेशन पर गुड्स को अगर पहुंचाना है तो एक एवरेज बेसिस पर उस अमाउंट को पे किया जाता है। तो ये अलग अलग वे हो सकते हैं किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन को पे किया जाएगा। फिर आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग भी प्लेस टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है, क्योंकि ये सप्लाई और डिमांड के बीच में एक एडजस्टमेंट बना के रखता है कि जिस टाइम पर जिन गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उस टाइम पर अवेलेबल करवाना। दैट मीन्स उस टाइम तक गुड्स को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। तो वो रिक्वायरमेंट सिर्फ वेयर हाउसिंग के थ्रू ही पूरी की जा सकती हैं। तो वेयर हाउसिंग किस तरह के होंगे वो सारा प्रॉपरली डिज़ाइन करना रिक्वायर्ड होता है। स्टोरेज के अंदर बहुत सारे फंक्शन हम इंक्लूड करके रखते हैं गुड्स को उस टाइम पर अवेलेबल करवाना जब उनकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री लेवल एंड डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेंट्री लेवल का मतलब ये होता है कि जो गुड्स हमने बना ली हैं, मतलब मार्केटिंग के अंदर ये ज़रूरी होता है कि सिर्फ गुड्स को उस अवेलेबल नहीं करवाना, बल्कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, मतलब हमें कितना प्रोडक्ट बनाना है, तो ये चीज़ भी हम ध्यान में रखते हैं। सिर्फ हमें उसको अवेलेबल नहीं करवाना, रादर हमें ये भी देखना है कि हमने कितना प्रोड्यूस करना है, कितना मिनिमम लेवल हमें हमेशा अपने पास मेंटेन करके रखना है, ताकि हम अपने कस्टमर को जब उनकी डिमांड हो हम उनको सेटिस्फाइड कर सकें। अगर हमारे पास सफिशिएंट इन्वेंट्री होगा, अगर हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल होगा, तभी हम कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। तो सफिशिएंट इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा कि अलग अलग साइज़ के गुड्स अवेलेबल है, अलग अलग कलर्स के गुड्स अवेलेबल है, डिफरेंट मॉडल की डिफरेंट वैरायटीज़ की गुड्स अवेलेबल है, ताकि हम उनको इमीडिएट हम उनको शिपमेंट कर सकें। जैसे ही हमें ऑर्डर रिसीव हो तो हम उनको आसानी से उनको भेज सकें। तो इसमें ऑर्डर कैंसिल को हमें मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। तो अगर ऑर्डर कैंसिल होगा तो कस्टमर हमारे कॉम्पिटिटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और इससे क्या होगा कि हमारे प्रॉफिट कम होने शुरू हो जाएंगे। तो इन्वेंट्री लेवल और उसका डाइवर्सिफिकेशन, ये दोनों मेंटेन करने की ज़रूरत होती है और ये दोनों ही प्लेस मिक्स के पार्ट है। और नेक्स्ट आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, तो उनको हमेशा जो चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन के, उनको चूज़ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना होता है। उनको काफ़ी सारी प्लान्स बनानी होती है, कुछ पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहती है कि कितने मिडल मैन होने चाहिए, कितने डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, कितने डीलर्स उनको अपॉइंट करने पड़ेंगे, फ्रेंचाइज वगैरह को वो ऑप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ऑप्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्लेस मिक्स के अंदर। नेक्स्ट जो थर्ड एलिमेंट है वो है प्राइस मिक्स। प्राइस तो एक इम्पॉर्टेंट टूल हम मान के चलते हैं मार्केटिंग का। ये हेल्प करता है डायरेक्टिंग द प्रोडक्ट टू स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट, कि जिससे एक कंज्यूमर सेगमेंट की तरफ हम प्रोडक्ट को डायरेक्ट कर सके। प्राइस प्रोडक्ट की एक वैल्यू होती है जो मनी टर्म में प्रेजेंट की जाती है।
तो प्राइस एक ऐसा मार्केटिंग टूल है जिसकी वजह से कंज्यूमर उनको ख़रीद पाता है, उनको कंज्यूमर को उन्हें पे करना पड़ता है। प्राइस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है जिसको हम मनी टर्म के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्राइस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बायर और सेलर दोनों के लिए, जिसमें कंज्यूमर हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं, सेलर हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं। सेलर सेल करने से पहले प्राइस को ध्यान में रखेंगे कि मुझे इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, और कंज्यूमर भी परचेज़ करने से पहले प्राइस हमेशा देखता है कि इसका प्राइस क्या है। अगर आप भी कुछ परचेज़ करने के लिए चाहते हो तो हमेशा आप उसके टैग को जरूर देखते हो। प्राइस को हर एक पर्सन कंसिडर करता है। प्राइस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हम करते हैं, प्राइस मतलब किस चीज़ को उसका सम टोटल होता है, जिसमें कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस कितनी है, देन इंस्टॉलेशन का क्या है, क्रेडिट को देखा जाता है, आफ्टर सेल सर्विसेज कितनी हैं, तो ये इन सब पर बेस्ड होता है प्राइस। तो प्राइसिंग को करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को एक प्रोड्यूसर को फेस करना पड़ता है। तो हर एक जो मार्केटिंग मैनेजर होगा वो बहुत कंसर्न्ड होता है प्राइसिंग पॉलिसी को बनाने में, इसके डिटर्मिनेशन में और इसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो प्राइसिंग के बाद प्राइसिंग की जो मेन वेरिएबल्स हैं इसमें आती हैं प्राइसिंग की पॉलिसीज़ और इसकी स्ट्रैटेजीज, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होंगी, टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या होंगी, मार्जिन कितना रहेगा, रीसेल प्राइस, मेंटेनेंस कितना होगा। तो ये सारे प्राइस मिक्स के पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइसिंग एंड पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज। प्राइस पॉलिसी और स्ट्रैटेजी एक गाइडलाइन होती है जिसके बेस पर मैनेजमेंट प्राइस को डिसाइड करती हैं, और ये जो पॉलिसीज़ है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे प्राइस में वेरिएशंस हो सकते हैं कि अलग अलग प्राइस फिक्स किए जा सकते हैं, या जियोग्राफिकल प्राइस पॉलिसीज़ हो सकती हैं कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग प्राइस फिक्सेशन हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे जो फैक्टर है उनको हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे मतलब कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है, राइट, और देन फ्रेट जो एब्जॉर्प्शन पॉलिसी है कि हम कितना उसमें फ्रेट हमारा कितना होगा वो सब हमें ऐड करने होते हैं। डिस्काउंट वगैरह हम कितना ऑफ़र करना चाहते हैं, कैसा डिस्काउंट होगा, जियोग्राफिकल एडवर्टाइजिंग वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही प्राइस को हम का डिसीज़न लेते हैं। तो प्राइसिंग के बारे में जो पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होता है। फिर आता है टर्म ऑफ क्रेडिट। जब तक हम अपने डेटर को मतलब जो बायर हैं उनको हम क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो हम अपनी सेल को नहीं बढ़ा सकते हैं। एक फर्म क्रेडिट के बिना मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के बारे में सोच ही नहीं सकती हैं। तो मतलब सेल प्रमोशन तो अगर वो करेगी लेकिन वहाँ पर कुछ उसको उधार बेचना ही पड़ेगा, सारा का सारा कैश सेल करना पॉसिबल नहीं होता। मतलब नियर अबाउट 60 या 95% तक उनको क्रेडिट सेल करनी पड़ती है। तो जैसे जो क्रेडिट है वो एक फ़्लो में चलता है, जैसे लाइक होलसेलर को बिजनेस हाउसेस क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस हाउसेस रिटेलर को क्रेडिट देते हैं, रिटेलर कंज्यूमर को क्रेडिट देते हैं। तो इस तरह से जो क्रेडिट है वो आगे कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। टर्म ऑफ डिलीवरी, प्राइसिंग का जो डिसीजन है वो डिलीवरी की टर्म पर भी डिपेंड करता है। डिलीवरी जैसे डीलर्स को है, मिडलमैन को है, कंज्यूमर को है, तो इसमें भी अलग अलग पॉलिसीज़, क्लियर कट पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं कि टाइम जितना ज़्यादा लगेगा, प्लेस जितना दूर होगा, क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंगली ही प्राइस का डिसीजन होता है। फिर आता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि कंज्यूमर कितना प्राइस फाइनली पे करेगा, ठीक है। मतलब जो हमारा मार्जिन होगा, जो हमारा प्रॉफिट का मार्जिन है, इसके अंदर कौन कौन से मार्जिन इंक्लूड होते हैं। रिटेलर का मार्जिन होगा, होलसेलर का मार्जिन होगा, प्रोड्यूसर का मार्जिन होगा, ठीक है। अगर तो प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे मार्जिन कंपैरेटिवली कम होगा, लेकिन अगर बीच में बहुत सारे मीडिएटर आ जाते हैं तो मार्जिन भी बढ़ जाता है। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, इसके अलावा रीसेल प्राइस मेंटेनेंस भी प्राइसिंग डिसीजन में आता है, प्राइस मिक्स का पार्ट है। तो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स हमने बना ली हैं तो हमने सिर्फ एक ही बार उसको सेल नहीं करना है, हम उसको होलसेलर को सेल कर रहे हैं, होलसेलर आगे रिटेलर को सेल करेगा, रिटेलर आगे उसको कंज्यूमर को सेल करेगा। तो इससे सबके अपने अपने प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या जो इंपोर्टर होते हैं वो प्राइस को रिकमेंड करते हैं, अपना उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो अलग अलग सेक्शंस को फर्दर सेल करते हैं, फिर वो लोग अपना मार्जिन ऐड करते हैं और फर्दर और उसको सेल कर देते हैं। तो एक मिनिमम रीसेल प्राइस हमें फिक्स करना होता है,
ठीक है, जिससे कि एक जो होलसेलर हो, एक रिटेलर, मतलब एक मिनिमम प्राइस क्या होगा कि एक होलसेलर रिटेलर को उस प्राइस से ज़्यादा पर सेल नहीं करेगा, एक रिटेलर कंज्यूमर को उस प्राइस से ज़्यादा पर सेल नहीं करेगा। तो ये मिनिमम, जैसे MRP फिक्स कर दिया जाता है ना, मिनिमम जो उसका प्राइस होगा वो फिक्स कर दिया जाता है। तो ये सारे प्राइस मिक्स के वेरिएबल है। तो प्राइस मिक्स में बेसिकली मार्जिन है, टर्म ऑफ क्रेडिट है, टर्म ऑफ डिलीवरी है, द प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज हैं, और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रमोशन मिक्स, जो नेक्स्ट जो मिक्स मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है, मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है, वो है प्रमोशन मिक्स। और ये लास्ट एलिमेंट है। प्रमोशन के नाम से क्लियर है कि प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसकी एडवर्टाइजिंग आता है, सेल प्रमोशन आता है, तो ये सारे प्रमोशन मिक्स के पार्ट है। एक कम्युनिकेशन होता है ये। The promotion mix is the communication mix which deal with the personal and interpersonal persuasive communication about product or services of the manufacturer। तो प्रमोशन मिक्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जिसके थ्रू प्रोड्यूसर कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो प्रमोशन मिक्स में हम ये पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों तरह के हो सकते हैं। पर्सनल जो कम्युनिकेशन होगा वो फेस टू फेस होगा कि प्रोड्यूसर सीधा कंज्यूमर को बता रहा है, और अगर हम इम्पर्सनल की बात करें तो वहाँ पर एडवर्टाइजिंग हो सकता है, सेल प्रमोशन हो सकता है, और पब्लिक रिलेशन हो सकते हैं। तो प्रमोशन मिक्स के जो मेन एलिमेंट्स हैं तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं पर्सनल सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है, सेल प्रमोशन है, ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशंस हो सकते हैं, और पब्लिक रिलेशंस हो सकते हैं। तो पर्सनल सेलिंग में हम क्या इंक्लूड करते हैं, पर्सनल सेलिंग में फर्म और कस्टमर के बीच में एक डायरेक्ट उनमें एक रिलेशन होगा, डायरेक्ट एक उनमें एक कम्युनिकेशन होता है पर्सनल सेलिंग के अंदर। तो पर्सनल सेलिंग में इसमें मार्केटिंग मिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म होता है जिसके थ्रू गुड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर तक पहुंचाई जाती हैं। सेल प्रमोशन में होता है कि इसमें जो हम गुड्स को हम सेल कर रहे हैं तो सेल को हमें बढ़ाना है, जिसमें डिस्काउंट ऑफर हो सकते हैं, गिफ्ट हो सकते हैं, सेल कंटेस्ट करवाए जा सकते हैं, स्पेशल बोनस दिया जा सकता है मेंबर को जो ज़्यादा सेल को बढ़ाएगा। तो ये सब सेल्स प्रमोशन के पार्ट होते हैं। फिर आते हैं ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशंस। ये जो एग्जीबिशंस होते हैं इसमें गुड्स को डिस्प्ले किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन होती है, उनको सेल किया जाता है एग्जीबिशन के अंदर। और अगर हम एक ट्रेड फेयर की बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चरर प्रॉपरली अरेंज करता है, गुड्स को सेल किया जाता है, एंटरटेनमेंट के साथ गुड्स को सेल किया जाता है। तो इसमें जो होता है ये जो सक्सेस होती है इन सबकी वो डिपेंड करती है जो गुड्स हैं उनके साइज़ के ऊपर, किस साइट पर हम उनको सेल कर रहे हैं, एग्जीबिशन का डिज़ाइन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की है, सेल स्टाफ कैसा है, डिस्प्लेज डेमोन्स्ट्रेशन का स्टाइल किस तरह का है। पब्लिक रिलेशन के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें पब्लिक और फर्म के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना होता है। मतलब जो अलग अलग सेक्शन हैं सोसाइटी के, जो अलग अलग सेक्शन है, जैसे कस्टमर हैं, शेयर होल्डर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, जनरल पब्लिक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है उसको अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं। तो पब्लिक का जो ओपिनियन होता है वो डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक के साथ रिलेशन किस तरह का है। तो रिक्वायरमेंट होती है कि हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक के साथ रिलेशन अच्छे बना कर रखने की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें बेसिकली हमने 5 वेरिएबल्स की बात की, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन एंड पब्लिक रिलेशंस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट कुछ अलग टॉपिक नहीं है, रादर ये तो इसको कैसे बताया गया है, द ट्रेडिशनल 4 पीस मॉडल ऑफ प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है रादर देन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो इस केस में देयर इज़ नीड ऑफ एडिशनल पीस इन केस ऑफ सर्विसेज के केस में हमें एडिशनल पीस की रिक्वायरमेंट है। और बूम और बिटनर ने हमें 7 पीस दिए हैं, 7 पीस का मॉडल दिया है सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए। जो 3 पी जो बूमर एंड बिटनर ने सजेस्ट किए हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनको 3 पी में जो इंक्लूड किया गया है पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस है। तो 3 जो पीस एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं इसमें पीपल हैं,
लोग हैं, देन फिजिकल एविडेंस है और प्रोसेस है। तो पहले हम पीपल की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। इसके अंदर उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है जिनको या तो उनसे सर्विसेज डायरेक्टली मिल रही है और या फिर इनडायरेक्टली मिल रही है, जैसे कंज्यूमर है, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर है, मिडलमैन हो सकते हैं। सर्विस के अंदर जो उनका जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है ना, वो साइड बाय साइड होता है, कि ऐसा नहीं है कि जैसे प्रोडक्ट में क्या होगा कि आज हम प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसके सेल करने में टाइम लगेगा, लेकिन सर्विसेज में होता है कि हम साथ के साथ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हेयर ड्रेसर्स हैं या जो टीचर्स हैं या जो ट्रेनर हैं, तो आपको वो साथ के साथ सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, दोनों आप उस टाइम पर प्रेजेंट होते हो। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि फर्म को जो भी पर्सोनल इस तरह की सर्विसेज को देगा तो उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इसमें वो लोग जो प्रोडक्शन करेंगे और जो डिलीवरी करेंगे उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप किसी पार्लर में जाते हो तो वहाँ पर अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे जो आपको सर्विस दे रहे होंगे तो आप भी सेटिस्फाइड हो जाते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि लोग किस तरह के हैं जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। फिर इसके बाद आता है फिजिकल एविडेंस, कि जब आप सर्विसेज लेते हैं कहीं पर भी तो आप उसका एक इन्वायरमेंट ज़रूर देखते हो कि जहाँ पर आपको सर्विसेज को डिलीवर किया जा रहा है, कंज्यूमर को सेल किया जा रहा है। तो इसके अंदर वो सारे इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स हम इंक्लूड करते हैं। जैसे सैलून के सर्विसेज हैं तो वहाँ पे फिजिकल एविडेंस किस तरह का है, वहाँ का इंटीरियर किस तरह का है, ड्रेसअप कैसा है पर्सोनल का, क्या वहाँ पर कोई एक सर्टिफिकेट टंगा हुआ है या नहीं टंगा हुआ, जो रिकॉग्निशन के सर्टिफिकेट्स होते हैं, मैगजीन्स या ब्रोशर्स टेबल के ऊपर कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि इन सब का पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो कंज्यूमर के ऊपर आता है। अगर आपके ऊपर एक बार किसी भी सैलून का नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है तो आप दोबारा वहाँ नहीं जाते हो। तो फिजिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में हम बात करते हैं प्रोसेस की। इसके अंदर सर्विसेज देने में जो प्रोसेस फॉलो की जा रही है, जैसे टाइम कितना है, एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो ये सब जो होता है वो प्रोसेस के पार्ट होते हैं। तो ये था बूम एंड बिटनर का 7 पीस मॉडल। तो इस वीडियो में हमने मार्केटिंग मिक्स को पढ़ा। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और इनको समझना क्यों ज़रूरी है, और मार्केटिंग के लिए ये चारों एलिमेंट्स किस तरह से इम्पोर्टेंट होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।